हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 33 J40 डे क्रैश कोर्स सीरीज का। और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। ये है डिस्क्लेमर। तो हम देखते हैं आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हम आज देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। तो हम देखेंगे उनका प्रिपरेशन मेथड कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हम उनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स की। उसके बाद हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, फिर हम उनकी प्रिपरेशन देखेंगे और कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर से, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो एल्डिहाइड कैसे दिखते हैं? तो अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन, तो दोनों में ही हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। तो एल्डिहाइड में क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O की एक तरफ हाइड्रोजन होता है और दूसरी तरफ कोई भी R ग्रुप होता है। और वहीं अगर हम कीटोन की बात करें तो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होता है और कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ R ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स की, कि हम एल्डिहाइड्स को कैसे बना सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं एसाइल क्लोराइड्स के साथ, जिनको हम एसिड क्लोराइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एक इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फ्रॉम असाइल क्लोराइड, तो ये एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं रोजनमुंड रिएक्शन। ठीक है, तो ये सभी नेम रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास होता है बेंजोइल क्लोराइड, जो कि है एक असाइल क्लोराइड। ठीक है, तो जब हम इसको ट्रीट करते हैं H2 और PDBSO4 के साथ, तो हमें क्या मिलता है? बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो क्या होता है, ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड और Cl ग्रुप, ये रिड्यूस हो जाता है किसमें? बेंजल्डिहाइड में। ठीक है, तो इसका यूज हम करते हैं एसिड क्लोराइड्स को, ये जो रोजनमुंड रिएक्शन है इसका यूज हम करते हैं एसिड क्लोराइड्स को एल्डिहाइड्स में रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हम हाइड्रोजन गैस का यूज होता है पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिससे बेरियम सल्फेट से पॉइजन किया जाता है ताकि फर्दर रिडक्शन होकर अल्कोहल ना बने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पे बेरियम सल्फेट से पॉइजन करते हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो रिएक्शन है ये सिर्फ एल्डिहाइड स्टेज तक ही रुक जाए, फर्दर आगे अल्कोहल तक ना जाए। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो कि बेंजोइल क्लोराइड से क्या बना? हमारे पास बेंजल्डिहाइड। तो कैटलिस्ट का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉइजनिंग ना हो तो एल्डिहाइड जो है वो फर्दर रिड्यूस होके क्या बना देगा? हमारा अल्कोहल बना देगा। ठीक है, इसीलिए कैटलिस्ट का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा मेथड देखते हैं, दूसरा है नाइट्राइल्स। ठीक है, तो नाइट्राइल्स क्या होते हैं? जिसमें CN बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उनका रिडक्शन के थ्रू या उन्हें रिड्यूस करके हम उनको एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो नाइट्राइल्स में जो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं स्टिफन रिएक्शन। ठीक है, तो इस स्टिफन रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारे पास नाइट्राइल है C ट्रिपल बॉन्ड N, जब हम इसको ट्रीट करते हैं SnCl2 के साथ, जो कि है स्टैनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये रिड्यूस करके क्या बनाता है? हमारे पास एल्डिहाइड बनाता है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि जब हम यूज करते हैं स्टैनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसको हम रिड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है उसको बोलते हैं इमीन। ठीक है, और फिर इमीन को हम फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं किसमें? एल्डिहाइड में। ठीक है, तो आप ये रिएक्शन देख सकते हो, हमारे पास नाइट्राइल है HCnCl2 प्लस HCl, क्या बना? एक इंटरमीडिएट जो कि क्या है? इमीन, जिसमें C डबल बॉन्ड N है। और फिर इस इमीन को हाइड्रोलाइज करके हमने क्या बनाया? हमने बनाया हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इन नाइट्राइल्स को, जो हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N है, इनको हम डाइबाल H, जो कि है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो डाइबाल H के थ्रू हम इसको सिलेक्टिवली रिड्यूस करके इमीन्स में बदल सकते हैं और फिर उसको हाइड्रोलाइज करके हम एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर एल्डिहाइड्स बनाते हैं।
तो हमारे पास देखो क्या है, नाइट्राइल हमने यूज करा है यहाँ पे डाइबाल H और फिर हमने इसका हाइड्रोलिसिस कराया है, तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, एक एल्डिहाइड। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे एक और कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और CN भी प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें डाइबाल H और फिर हमने उसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो हमें क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। तो डबल बॉन्ड पे कोई भी असर नहीं आएगा, सिंपली क्या होगा, जो हमारा C ट्रिपल बॉन्ड N है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, एल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हम नाइट्राइल से क्या बना सकते हैं, नाइट्राइल से हम बना सकते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, या तो आप नाइट्राइल्स को रिड्यूस कर दो HCN Cl2 और HCl के साथ, या फिर हम इसमें डालते हैं डाइबाल H और फिर हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम ईस्टर्स। तो ईस्टर्स को भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, हम इसमें कि ईस्टर्स का हम पार्शियल रिडक्शन करते हैं, तो हम इसमें यूज करते हैं डाइबाल H जो कि है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, जैसा कि अब हमने पहले डिस्कस करा था जब हमने साइनाइड के केस में यूज करा था। तो यहाँ पे हम ईस्टर्स का पार्शियल रिडक्शन करते हैं इस रिएजेंट का यूज करके। तो जो रिएक्शन है हमारी वो एल्डिहाइड स्टेज पर रुक जाती है, बजाय के आगे ये अल्कोहल तक जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, ये ईस्टर क्या है, C डबल बॉन्ड O और O C2H5। तो ये एस्टर है, जब हमने इसको डाइबाल H के साथ ट्रीट करा, फर्दर हाइड्रोलाइज करा, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे ये हमारा जो ईस्टर ग्रुप है ये किस में बन गया, ये हमारा हो गया एल्डिहाइड में बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्टर का रिडक्शन हो गया, हमें क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। ठीक है, तो आप ऐसे एस्टर से भी एल्डिहाइड जो है वो बना सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हम एल्डिहाइड को हाइड्रोकार्बन से सीधे स्पेसिफिक रिएक्शंस के थ्रू भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर हमें मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करना होता है तो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स टोलिन और उसके डेरिवेटिव को बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि हम एल्डिहाइड स्टेज पे भी ऑक्सीडेशन जो है वो यहाँ पे रोक सकते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड स्टेज पर अगर हमें ऑक्सीडेशन रोकनी होती है तो हम सूटेबल रिएजेंट्स यूज करते हैं जो मिथाइल ग्रुप को इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे फर्दर ऑक्सीडाइज करना जो है वो काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए कुछ मेथड्स यूज करते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, जो है CrO2Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास टोलिन है, जब बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप अटैच है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोलिन का ऑक्सीडेशन होता है क्रोमाइल क्लोराइड का यूज करके। ठीक है, तो ये एरोमेटिक रिंग से जो अटैच्ड मिथाइल ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोलिन को बेंजल्डिहाइड में हमने क्या करा है, ऑक्सीडाइज करा है। तो पहले जब हम टोलिन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, तो ये एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स देता है। ठीक है, और फिर ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को जब हम फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये हमें क्या देता है, बेंजल्डिहाइड देता है। ठीक है, और ये एरोमेटिक साइड चेन के लिए एक सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन मेथड है। ठीक है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो आप क्रोमाइल क्लोराइड का यूज करके भी कर सकते हो और एक दूसरा मेथड है कि आप क्रोमिक एसिड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो टोलिन है वो कन्वर्ट हो जाता है बेंजाइलिडीन एसिड डाई एसिटेट में। ठीक है, जब हम उसको ट्रीट करते हैं CrO3 के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड में, और फिर हमारा जो बेंजाइलिडीन डाई एसिटेट है उसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड में। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में बेंजीन को जब हम ट्रीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ एक लुईस एसिड कैटलिस्ट जैसे AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये एक फॉर्माइल ग्रुप को डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग में इंट्रोड्यूस कर देता है, जिससे जिससे क्या बनता है, जिससे बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ बेंजीन रिंग फॉर्माइलेशन से बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बनाने का एक डायरेक्ट तरीका है। ठीक है, तो ये जो मेथड है सारे गेटरमैन हो गया या फिर इटार्ड रिएक्शन हो गया या फिर रोजनमुंड रिएक्शन हो गया, सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है,
अब देखो हम बात करते हैं कीटोन के प्रिपरेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला मेथड क्या है, फ्रॉम असाइल क्लोराइड। तो कीटोन्स को असाइल क्लोराइड से ऑर्गेनो कैडमियम या ऑर्गेनो क्यूपरेट रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करके बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, ऑर्गेनो कैडमियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करके बनाया जा सकता है, ठीक है। और ये जो रिएजेंट्स है ये सिलेक्टिवली एसिड क्लोराइड्स को कीटोन्स में कन्वर्ट करते हैं बिना आगे अल्कोहल में रिड्यूस किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमने एसिड क्लोराइड को यहाँ पे एसिड क्लोराइड को कीटोन बनाने के लिए रिएक्ट करवाया है हमने, ठीक है। तो हमारे पास एसिड क्लोराइड है, हमने इसको रिएक्ट करवाया R2CD के साथ, तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, कीटोन मिला है और साथ ही क्या मिला है, CdCl2 मिला है, ठीक है। और ये R2CD हमने कैसे प्रिपेयर किया है, जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट करवाया है किसके साथ, CdCl2 के साथ, ठीक है। दूसरा मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो कीटोन को जो है वो नाइट्राइल से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाइट्राइल्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं और उसके बाद हम उसको हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ C ट्रिपल बॉन्ड N की, नाइट्राइल की, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमें पता है नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो क्या होगा, नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें तो C6H5 नेगेटिव और Mg पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो इस पे कौन अटैक करेगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। तो इस पे कौन अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा C6H5। तो देखो कार्बन के साथ कौन जुड़ता है, C6H5, ठीक है। और नाइट्रोजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो कौन अटैक करेगा, जिसपे होगा पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन पे कौन अटैक करेगा, MgBr, ठीक है। तो हमारे पास फिर ये बीच में इंटरमीडिएट बना, जिसको हम एडक्ट भी कहते हैं, एक एडिशन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें अपना प्रोडक्ट मिलता है जो कि है हमारा एक कीटोन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 1 फिनाइल प्रोपेन, ठीक है। अब हम देखते हैं बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से हम कीटोन को कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो रिएक्शन है ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हम बेंजीन को एक असाइल क्लोराइड या अराइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं लुईस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो इसका रिजल्ट है कि एक असाइल या अराइल ग्रुप एरोमेटिक रिंग पे आके इंट्रोड्यूस हो जाती है, जिससे एक अराइल कीटोन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है, जहाँ पे हम इसको असाइल या फिर अराइल ग्रुप जो है दोनों ही हो सकते हैं, वो इस बेंजीन रिंग पे आके क्या हो जाता है, लग जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है वो होती क्यों है, ये रिएक्शन इसीलिए होती है क्योंकि कार्बोनिल कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। अब अगर मैं बात करूं कार्बोनिल कार्बन की, तो हमारे पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, है ना। ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स में। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो कार्बन और ऑक्सीजन की, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कार्बन से पुल करेगा। अब क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कार्बन से अपनी तरफ पुल करेगा, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब हमारा ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये क्या हो गया है, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। तो इस पे कौन अटैक करेगा, इस पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। क्योंकि ये कार्बन अब इलेक्ट्रोफिलिक है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जो न्यूक्लियोफाइल्स होगा, तो न्यूक्लियोफाइल आके इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे रिएक्ट करेगा और हमें रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहली रिएक्शन जो इसमें होती है वो होती है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है कि एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करके साइनोहाइड्रेंस बनाते हैं। तो ये रिएक्शन प्योर HCN के साथ बहुत धीरे होती है,
तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए इसे एक बेस कैटलाइज करता है और जो जेनरेटेड Cn माइनस आयन होता है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। और ये आसानी से कार्बोनिल कंपाउंड्स में ऐड हो जाता है जिससे क्या बनती है, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास HCN, जब हम इसको बेस से ट्रीट कराते हैं तो बेस क्या करता है, यहाँ से ये H प्लस जो है वो अब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमारे पास हमारा न्यूक्लियोफाइल बनेगा Cn माइनस और H2O। अब ये जो Cn माइनस है ये एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, है ना। तो अब देखो ये कार्बोनिल कार्बन है जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब Cn माइनस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है देने के लिए, तो कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे। तो देखो Cn माइनस ने यहाँ पे अटैक करा और ये डबल बॉन्ड यहाँ से हटा और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और Cn जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। तो ये हमारे पास बनता है एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ठीक है। फिर जब हम इसको फर्दर ट्रीट करवाते हैं H प्लस के साथ तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है हमारा साइनोहाइड्रिन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इस कार्बन से एक Cn जुड़ेगा और एक क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, साइनोहाइड्रिन मिलेगा। अगली रिएक्शन है हमारे पास एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एल्डिहाइड और कीटोन में ऐड होकर एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें NaHSO3 की, तो यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा, HSO3 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये किस में टूटेगा, Na प्लस और HSO3 माइनस, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ जाएगी, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और ये न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन से जो है वो जुड़ जाता है, ठीक है। और क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो कौन इसको अट्रैक्ट करेगा, Na प्लस जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, यहाँ से जो एक प्रोटॉन है वो यहाँ पे आके लग जाता है, तो हमें हमारा मिलता है बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, ठीक है। तो ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो ज्यादातर एल्डिहाइड के लिए राइट हैंड साइड की तरफ होती है और ज्यादातर कीटोन्स के लिए वो लेफ्ट साइड की तरफ होती है, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है, स्टेरिक रीजंस की वजह से। और हमारे पास जो हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड है ये वाटर सॉल्युबल होता है और उसे डाइल्यूट मिनरल एसिड या एल्कली के साथ ट्रीट करके वापस ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए एल्डिहाइड का सेपरेशन और प्योरिफिकेशन के लिए यूजफुल होते हैं। तो ये बातें कुछ आपको जो है वो इसमें इस रिएक्शन में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगले देखते हैं, आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में। अब हम देखते हैं अल्कोहल्स का एडिशन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक हम यहाँ पे देखेंगे कि जब अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन से जुड़ते हैं तो वो हेमी एसिटल्स या हेमी कीटल नाम के इंटरमीडिएट जो है ये वो बनाते हैं, ठीक है। तो जो अल्कोहल है वो हमारा यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एडिशन ऑफ अल्कोहल, तो सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड। जब हम एल्डिहाइड को एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये एल्डिहाइड हमने इसको रिएक्ट करा एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ, तब हमें उस केस में क्या मिलता है, हमें मिलता है हेमी एसिटल, ठीक है, जिसको हम एल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। तो इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, एक OH ग्रुप जुड़ जाएगा और एक क्या जुड़ जाएगा हमारे पास, OR ग्रुप, ठीक है। फिर क्या होगा, जब हम इस हेमी एसिटल को ट्रीट करेंगे एक और मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के साथ, उस केस में हमें क्या मिलेगा, एसिटल मिलेगा। दैट मीन्स इस कार्बन से दो OR ग्रुप जो है वो आके अटैच हो जाते हैं और इस एसिटल को हम और क्या बोल सकते हैं, जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड, ठीक है। तो याद रखो जब एक एल्डिहाइड एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, हेमी एसिटल। तो जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है ये प्रोटोनेट हो जाता है और अल्कोहल जो है वो कार्बोनिल कार्बन पे ऐड हो जाता है, जिससे हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। जिससे सेम कार्बन से OR और OH ग्रुप होगा और फिर जब हम एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल से इस हेमी एसिटल को रिएक्ट करवाते हैं
तो हमें क्या मिलता है, एसिटल मिलता है और साथ ही वाटर। ठीक है, तो ये था एडिशन ऑफ अल्कोहल। आपको पता होना चाहिए हेमी एसिटल और एसिटल। ठीक है, तो हेमी एसिटल को एल्कोक्सी अल्कोहल भी बोलते हैं, ये एल्कोक्सी अल्कोहल इंटरमीडिएट है और इसको क्या बोलते हैं, जेम डाइएल्कोक्सी कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन डायोल्स जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो साइक्लिक एसिटल्स या कीटल्स बनाते हैं। तो हमारे पास ये एल्डिहाइड से कीटोन्स होंगे, जिसके यहाँ पे हमारे पास कीटोन है, जब ये रिएक्ट करता है इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ तो ये क्या बनाते हैं, साइक्लिक एसिटल्स या कीटल्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कीटोन जो है वो इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल साइक्लिक कीटल बनाएगा। तो ऐसे कीटल्स जो है वो अक्सर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक साइक्लिक कीटल जो है वो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो जाता है और साथ ही वाटर रिलीज होता है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव्स। तो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का एल्डिहाइड या कीटोन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम करवाते हैं, जिससे हमें इमीन्स और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ZHN बचेगा। ठीक है, तो वो हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है जो वाटर लूज करके क्या बना देता है, फर्दर C डबल बॉन्ड N बना देता है। तो पहले तो ये इंटरमीडिएट मिला जिसमें इस कार्बन से एक OH ग्रुप अटैच होगा और एक NHZ ग्रुप अटैच होगा, और फिर ये क्या करेगा, ये देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है और क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड N मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर Z की, तो Z का नेचर जो है वो प्रोडक्ट डिटरमाइन करता है ना। तो जो भी Z का नेचर होगा हमारा प्रोडक्ट जो है वो Z का नेचर डिटरमाइन करेगा। सपोज अगर सिंपल अमोनिया है तो सिंपल अमोनिया के साथ हमें क्या मिलता है, यहाँ पे इमीन मिलता है जो कि क्या है, C डबल बॉन्ड N। ठीक है, C डबल बॉन्ड NH। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर H होगा, सिंपल अमोनिया होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड NH, Z की जगह H आ जाएगा। अब अगर हमारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन है तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ हमें क्या मिलता है, ऑक्साइम मिलता है। तो ऑक्साइम के केस में क्या होगा, C डबल बॉन्ड N और Z की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, है ना। अगर हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजीन है तो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ हमें हाइड्रोजोन्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Z की जगह क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड N NH और साथ ही में एक फिनाइल रिंग आ जाएगी। ठीक है, और अगर यूरिया डेरिवेटिव्स हैं तो उसके साथ हमें क्या मिलता है, सेमी कार्बोजोन्स मिलते हैं। तो उस जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2। तो याद रखो कि जो भी Z का नेचर होगा प्रोडक्ट वो ही डिटरमाइन करेगा। ठीक है, अब हम फर्दर देखते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे सबसे पहले क्लिमल्शन रिडक्शन की। अब हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। तो अगर हम बात करते हैं क्लिमल्सन रिडक्शन की, तो क्लिमल्सन रिडक्शन कार्बोनिल ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O जो प्रेजेंट है एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में, उसको ये मिथाइलिन ग्रुप में रिड्यूस हो जाता है, किसमें, क्लिमल्सन रिडक्शन में। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएजेंट्स के तौर पे यूज करता है, और ये उन कंपाउंड्स के लिए स्पेसिफिकली यूजफुल है जो स्ट्रांगली एसिडिक कंडीशंस में स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, कोई भी जनरल रिएक्शन है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, जब आप इसको ट्रीट करोगे ZnHC HCl की प्रेजेंस में, ये कंडीशन कैसी है, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन है। ठीक है, तो ये किसमें बदल जाता है, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जो ऑक्सीजन है यहाँ से वो पूरी तरह से रिमूव हो जाती है और हमें क्या मिलता है, एक हाइड्रोकार्बन, एक CH2 ग्रुप मिलता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्लिमल्सन रिडक्शन। दूसरी है हमारे पास वुल्फ किर्शनर रिडक्शन। ठीक है, तो जो वुल्फ किर्शनर रिडक्शन है ये भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करता है। ये भी क्या करता है, कार्बोनिल को रिड्यूस करता है हाइड्रोकार्बन में। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि वुल्फ किर्शनर रिडक्शन अचीव तो सेम ट्रांसफॉर्मेशन करता है लेकिन बेसिक कंडीशंस में। ठीक है, तो इस रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड पहले हाइड्रोजोन में कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करने से। ठीक है,
और फिर ग्लाइकॉल में KOH जैसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करने पर हाइड्रोजोन जो है वो डीकम्पोज होकर हाइड्रोकार्बन देते हैं। ठीक है, तो ये मेथड तब प्रेफर किया जाता है जब कंपाउंड स्ट्रांगली बेसिक कंडीशन में स्टेबल हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कीटोन हाइड्रोजोन इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाता है, जो फिर नाइट्रोजन एलिमिनेट करके हाइड्रोकार्बन देता है। तो ये दो रिएक्शन जो है क्लेमेंसन और वुल्फ-किर्चनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिजल्ट तो दोनों सेम ही अचीव करते हैं बट ऑपोजिट कंडीशंस में। ठीक है, क्लेमेंसन किस में करता है? एसिडिक कंडीशंस में, और वुल्फ-किर्चनर किस में करता है? बेसिक कंडीशंस में। तो दोनों की रिएक्शन कंडीशंस ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगला। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अभी तक हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में पढ़ा, लेकिन हम इनको अब डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? सबसे पहला टेस्ट है हमारा टॉलेंस टेस्ट। तो टॉलेंस टेस्ट में क्या होता है कि जो रिएजेंट जो है जो हम इस टेस्ट में यूज करते हैं उसे टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। तो टॉलेंस रिएजेंट ये फ्रेशली प्रिपेयर किया हुआ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है। क्या है? AgNH3+। तो यही है हमारा टॉलेंस रिएजेंट, जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है। ठीक है, तो जो एल्डिहाइड्स है वो टॉलेंस रिएजेंट को मेटालिक सिल्वर में रिड्यूस कर देते हैं, जो टेस्ट ट्यूब पर एक शाइनी सिल्वर मिरर की तरह डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे कीटोन्स होते हैं वो जनरली इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, इसीलिए ये जो टेस्ट है ये एल्डिहाइड्स के लिए सिलेक्टिव होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड क्या करेगा कि टॉलेंस रिएजेंट को मेटालिक सिल्वर में रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिएक्शन दी गई है RCHO, ये एल्डिहाइड है। जब आप इसको ट्रीट करोगे टॉलेंस रिएजेंट के साथ +3OH-, तो हमें क्या मिलेगा? RCOO- +2Ag +2H2O +4NH3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें क्या मिला है? सिल्वर मिरर, जो तब बनता है जब एक एल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट के साथ हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है? एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए पॉजिटिव टेस्ट देता है। दूसरा टेस्ट है हमारे पास फेलिंग्स टेस्ट। तो फेलिंग्स टेस्ट में क्या होता है कि जो फेलिंग्स रिएजेंट है वो दो सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है। एक होता है सोल्यूशन A और एक होता है सोल्यूशन B। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जो हमारे पास सोल्यूशन A है, फेलिंग सोल्यूशन A, वो क्या होता है? CuSO4, कॉपर सल्फेट। और जो फेलिंग सोल्यूशन B होता है वो क्या होता है? पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। ठीक है, जो कि है KNaC4H4O6.4H2O। ठीक है, तो एक हो गया CuSO4 और एक है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। तो इसमें क्या होता है कि जब फेलिंग्स रिएजेंट को हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है? RCHO + 2Cu2 + 5OH- गिव्स RCOO- + Cu2O + 3H2O। तो ये क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड का ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, किसके साथ बनाता है? एल्डिहाइड के साथ बनाता है। तो इन टेस्ट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच में। तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है मिथाइल कीटोन्स और उन कंपाउंड्स में जिसमें CH3CO ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पे CH3CO ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो ये उन अ, ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है मिथाइल कीटोन्स और ऐसे कंपाउंड्स के लिए। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बोनिल के जो एडजेसेंट मिथाइल ग्रुप होता है ये स्टेप बाय स्टेप हैलोजनेटेड होता है। ठीक है, और फाइनली कंपाउंड जो है वो क्लीव होके एक कार्बोक्सिलेट सॉल्ट और हैलोफॉर्म देता है, जैसे कि CHI3 या फिर CHCl3। जैसे कि देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से। तो ये है हमारे पास हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, अब हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं जो इन्वॉल्व करते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहली है एल्डोल रिएक्शन। तो देखो अब ये जो दो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, एक तो एल्डोल और एक है क्रॉस एल्डोल। ठीक है, ये दो रिएक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है।
ठीक है, तो आपको इनका मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि ये कैसे कैसे होता है। तो क्या होता है कि एल्डोल रिएक्शन तब होती है जब एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उन्हें एक बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये C डबल बॉन्ड OH, उसके बगल में क्या है CH3। तो कार्बोनिल के जो नेक्स्ट वाला कार्बन है वो है अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो क्या है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जिस एल्डिहाइड या कीटोन्स में अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उन्हें सबसे पहले हम बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसको बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करा तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या बनता है, एक इनोलेट आयन बनता है, क्योंकि बेस क्या करता है हाइड्रोजन को, जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो बेस यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है उसको निकालेगा तो क्या हो जाएगा CH2 माइनस, मतलब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो बना हुआ इनोलेट आयन होता है, जब बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, इनोलेट आयन बनता है। ठीक है, अब जो इनोलेट आयन बनता है वो क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करता है। ठीक है, तो पहले तो हमने ये लिया, हमने क्या बनाया, बेस से रिएक्ट करके इनोलेट आयन। फिर ये इनोलेट आयन क्या करता है, इसी इथेनॉल मॉलिक्यूल पे फिर से अटैक करेगा। हमारे पास देखो दो इथेनॉल मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो पहले हमने इथेनॉल से एक इनोलेट बनाया, फिर वो इनोलेट आयन जो है वो उस इथेनॉल मॉलिक्यूल पे इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। और जब वो इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा, और ये जो है वो ग्रुप आके लग जाएगा। अब कार्बन पे O नेगेटिव आ जाता है हमारे पास, फिर हम प्रोटोनेशन करवाते हैं इस नेगेटिव चार्ज का, तो हमारे पास क्या बन जाता है, OH बन जाता है। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है जिसको हम, जिसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। ठीक है, ये देखो ये है अल्फा, जो कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन है वो है अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन क्या है, बीटा, क्योंकि उस बीटा पे OH ग्रुप अटैच होता है इसीलिए हम इसे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बोलते हैं। ठीक है, जिसे एल्डोल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, समझ आया कैसे बना। उसके बाद हमने क्या करा, इसको हीट करा, तो यहाँ से क्या हुआ, डिहाइड्रेशन। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहाँ से देखो, ये यहाँ से OH गया और यहाँ से H गया, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और हमें क्या मिल गई, एक एल्कीन, ब्यूट 2 इनल। ठीक है, तो हमें क्या मिल गई, एक एल्कीन मिल गई, और इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये है अल्फा, ये है बीटा, तो अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो याद रखना ये स्टेप वाइज प्रोसेस होती है, पहले हम बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसके बाद उसका डिहाइड्रेशन करते हैं कॉन्जुगेटेड इनॉन देने के लिए। तो ये जो रिएक्शन है ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बड़े कार्बन फ्रेमवर्क्स बनाने के लिए बड़े पैमाने पर यूज की जाती है। ठीक है, अब देखो अब आता है क्रॉस एल्डोल। अब क्रॉस एल्डोल में क्या है, पहले हमारे पास इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, तो हमने एक का इनोलेट बनाया और फिर उस इनोलेट को हमने इथेनॉल पे रिएक्ट करवा के हमारे ये प्रोडक्ट बनाया जो कि है एक एल्कीन। ठीक है, अब देखो क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें से 2 प्रोडक्ट्स क्या होंगे, सेल्फ एल्डोल के, और 2 प्रोडक्ट्स किसके होंगे, क्रॉस एल्डोल के। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम उन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जो सेल्फ एल्डोल है, मतलब कि जब हमारे पास इथेनॉल था तो एक इथेनॉल का हमने इनोलेट बनाया और फिर उस इनोलेट ने दूसरे इथेनॉल के मॉलिक्यूल पे अटैक करवाया, जैसे कि हमने ऊपर करवाया था। ठीक है, तो जब इथेनॉल का एल्डोल हुआ, सेल्फ एल्डोल हुआ, तो हमें क्या मिला, ब्यूट 2 इनल। तो देखो एक तो ये ब्यूट 2 इनल मिला जो हमें मिला जब हमने 2 इथेनॉल मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करवाया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक क्या होता है, एक होता है, दूसरा हमारे पास बनेगा 2 मिथाइल पेंट 2 इनल। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास अब ये वाला जो कंपाउंड है इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बेस से रिएक्ट करवा के इनोलेट आयन बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमने ऊपर करवाया था बिल्कुल सेम है। तो एक इनोलेट आयन बनाया। ठीक है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल जो है, इनोलेट जो आयन इसका बनेगा, वो इनोलेट आयन जो है वो इस मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, और फिर हमारे पास एक एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, फिर वहां से वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा और हमें एक एल्कीन मिलेगी। तो ये दोनों तो ये है जब हमने यहाँ पे क्या करवाया, सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट। अब ये जो 2 प्रोडक्ट बनते हैं ये क्रॉस एल्डोल के बनते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स की। तो देखो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट यहाँ पे कैसे बने,
सबसे पहले इसमें देखो हमने इसमें क्या करा कि हमने ये वाला जो है CH3CH2CHO, हमने सबसे पहले इसका इनोलेट बनाया, ठीक है। तो इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन गया और इसका एक इनोलेट बना। फिर ये इसका जो इनोलेट बनेगा तो ये इस कार्बन जो है जिसपे नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। फिर एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनल, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने क्या करा, अब हमने CH3CHO का इनोलेट बनाया और फिर इसका जो इनोलेट होगा वो इस वाले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, एल्डोल प्रोडक्ट बनाएगा और फिर जो है हमारे पास क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। तब हमारे पास ये बनेगा पेंट 2 इनल, ठीक है। तो ऐसे हमें मिलते हैं सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट और क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम ऐसे रिएक्शंस देखते हैं एल्डिहाइड के जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहली रिएक्शन जो इसमें होती है वो होती है केनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन होती है उन एल्डिहाइड्स में जिनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, ठीक है। तो जब कॉन्सेंट्रेट एल्कली के साथ इनको गर्म किया जाता है तो ऐसे एल्डिहाइड सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से गुजरते हैं जिसे डिसप्रपोर्शनेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है जबकि दूसरा जो है वो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो रिएक्शंस जो है वो हमें दी गई है, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है कि उस केस में कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का यूज करके किया जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल्स के लिए देखो क्या होगा, जो हमारे पास CH2OH ग्रुप होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH ग्रुप में, ठीक है। और वहीं हमारा जो एल्डिहाइड है इसको जब हम ट्रीट करेंगे अल्कलाइन KMnO4 के साथ तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा ऑक्सीडाइज, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ठीक है। तो ये इक्वेशंस जो है रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्काइल बेंजीन से भी बनाया जा सकता है। तो जब एल्काइल बेंजीन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 से ऑक्सीडाइज किया जाता है तो जो पूरी साइड चेन है वो एक COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये साइड चेन की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता जब तक कि कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो, ठीक है। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्या है कि एल्काइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज किया है। तो ये एल्काइल बेंजीन है, जब इसको ट्रीट करा है KMnO4 और KOH के साथ हीट की प्रेजेंस में तो हमें क्या मिला है, यहाँ पे देखो COK, ठीक है। और फिर फर्दर क्या होता है, जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये किस में हो जाता है, बेंजोइक एसिड में, ठीक है। तो जो अगर सपोज अभी तो यहाँ पे एक ही CH3 ग्रुप है लेकिन ये क्या करता है, पूरी साइड चेन को किस में कन्वर्ट कर देता है, COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नाइट्राइल्स और अमाइड्स से हाइड्रोलिसिस से भी हमें मिल सकते हैं। तो नाइट्राइल्स के केस में CN ग्रुप COOH में हाइड्रोलाइज हो जाता है और अमाइड्स के लिए जो CONH2 ग्रुप है वो COOH में हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमारे पास क्या है, नाइट्राइल, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N, सॉरी हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है। तो जब हम इसको ट्रीट करते हैं H+ या OH- के साथ तो हमें क्या देता है, ये अमाइड देता है, ठीक है, RC डबल बॉन्ड और NH2, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, फिर इसको जब ट्रीट करते हैं H+ और OH- के साथ तो हमें क्या देता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मैग्नीशियम सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोलिसिस करने पर ये सॉल्ट
फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो यहाँ पे देखो RMgX को जब CO2 के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे ये हमें पहले तो ये इंटरमीडिएट देगा, ठीक है, जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ये मैग्नीशियम सॉल्ट है, और फिर हाइड्रोलिसिस करने पे ये हमें क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ठीक है। तो ये कार्बन चेन को एक कार्बन एटम से एक्सटेंड करने के लिए बहुत यूजफुल मेथड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फ्रॉम असाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को असाइल हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड से भी ऑब्टेन किया जा सकता है। तो ये दोनों डेरिवेटिव हाइड्रोलिसिस से गुजरते हैं ताकि पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वापस मिल सके। तो एसिड क्लोराइड जब वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स देते हैं, ठीक है। और जब ये रिएक्ट करते हैं एक्वस बेस के साथ तो ये हाइड्रोलाइज होकर कार्बोक्सिलेट आयंस देते हैं जो एसिडिफिकेशन पर करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आप इस रिएक्शन में देख सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है कि इसी तरह से जो एसिड एनहाइड्राइड है इनको हम हाइड्रोलाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो हमें देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेंजोइक एनहाइड्राइड, जब आप इनको हाइड्रोलाइज करोगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स देंगे, किसके, बेंजोइक एसिड के, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एसिडिटी के बारे में। तो देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, पर अल्कोहल से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जब ये पानी में डिसोसिएट होते हैं तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट एनायंस और हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं, और कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से डिसोसिएशन को फेवरेबल बनाती है, जो उनके एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जब आप इसको ट्रीट करा वाटर के साथ तो इसने क्या दिया, हाइड्रोनियम आयन और कार्बोक्सिलेट आयन। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है जो कि रेजोनेंस पे जा सकता है, तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया और ये इधर चला गया, तो ऑक्सीजन पे डेंसिटी आ गई, है ना। तो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये कार्बोक्सिलेट आयन दिखाता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों ऑक्सीजन पर डीलोकलाइज्ड होता है, जो कि इस आयन को बहुत ज्यादा स्टेबल बनाता है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मेन रीजन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक क्यों होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट के इफेक्ट्स की बात करो। अब यहाँ पे देखो अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो ये इस नेगेटिव चार्ज है जो कार्बोक्सिलेट एनायन का, इसको स्टेबलाइज करेगा और स्ट्रेंथन करेगा एसिड को, ठीक है। तो देखो अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज है उसमें अगर मैं +I -R या -H ग्रुप लगाऊंगी तो वो उस नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा स्टेबलाइज ही करेगा। जैसे कि आप सपोज मैंने यहाँ पे NO2 लगा दिया, तो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, जो कि इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो ये एसिड की स्ट्रेंथ को क्या करेगा, मजबूत करेगा। वहीं अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं जो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग में डोनेट कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी +R +H या +I ग्रुप लगा दूं तो वो इस नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा और एसिड की स्ट्रेंथ को क्या करेगा, वीक करेगा, ठीक है। जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे OCH3 ग्रुप लगा दिया तो वो क्या दिखाता है, +R इफेक्ट दिखाता है, और +R इफेक्ट क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो वो एसिड को स्ट्रेंथन करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो वो एसिड को वीकन करेगा, ठीक है। अब देखो रिएक्शंस देखो, तो सबसे पहली रिएक्शन है इसकी फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। तो 2 मॉलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक एसिड के कंबाइन होकर एक एसिड एनहाइड्राइड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है जो वाटर को रिमूव करता है। तो एनहाइड्राइड ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूजफुल इंटरमीडिएट होते हैं। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देखो, जब 2 मॉलिक्यूल्स है इथेनोइक एसिड के आपस में कंबाइन करते हैं और यहाँ से देखो वाटर निकलता है और क्या बनता है, इथेनोइक एनहाइड्राइड बनता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है एस्टरिफिकेशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एक एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एस्टर्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसे फिशर एस्टरिफिकेशन के रूप में भी हम जानते हैं, और ये रिएक्शन क्या होती है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और क्या है, अल्कोहल्स। जब रिएक्ट करते हैं H+ की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाते हैं, एस्टर्स बनाते हैं। तो जो एस्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये फ्रेगनेंट कंपाउंड्स हैं जो परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग्स में वाइडली यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखेंगे PCl5, PCl3 और
Cl2 के साथ। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड को हैलोजेनेटिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन करके एसाइल क्लोराइड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, PCl5 के साथ OH ग्रुप को Cl से रिप्लेस किया जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है, RCOCl, साथ ही POCl3 प्लस HCl। तो ये PCl5 के साथ रिएक्शन है। वहीं पे अगर हम देखें PCl3 के साथ, तो PCl के साथ 3 एसिड के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके 3 असाइल क्लोराइड्स और फॉस्फोरस एसिड देते हैं। ठीक है, और अगर हम SOCl2 के साथ देखें तो SOCl2 के साथ रिएक्शन असाइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl देता है। ठीक है, जो SOCl2 है, SOCl2 को अक्सर प्रेफर किया जाता है क्योंकि बाय प्रोडक्ट गैसेस होती हैं, जिससे जो प्योरिफिकेशन है वो आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड्स कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए। तो ये आमतौर पर एसिड के सोडियम सॉल्ट को सोडा लाइम के साथ हीट करके किया जाता है, जो NaOH और CaO का 3:1 के रेशियो में मिक्सचर होता है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि COOH ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है और बची हुई हाइड्रोकार्बन चेन एक कार्बन एटम से शॉर्टन हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि रिएक्शन देखो क्या है, RCOONA। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट सोडा लाइम के साथ जब गर्म करते हैं, जिससे एक एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनता है। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से सिंपल हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए यूजफुल होती है। ठीक है, साथ ही क्या है, Na2CO3। ठीक है, तो लास्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो है हेल्वोल्हर-जेलिंस्की रिएक्शन। तो जो HBZ रिएक्शन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन को हैलोजनेट करने का एक मेथड है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड हैलोजन जैसे Cl2 या Br2 के साथ रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और हैलोजन एटम अल्फा कार्बन पर इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसे हम अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसकी ये वाली पोजीशन अल्फा पोजीशन होगी। तो अल्फा पोजीशन पे क्या हो जाता है, जो हैलोजन है वो आके लग जाता है, तो हम इसको बोलते हैं अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा प्रोडक्ट बनता है जब सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है 400 केल्विन और 4 to 7 atm के प्रेशर पर। कैटेकॉल, सैलिसिलएल्डिहाइड, सोडियम सैलिसिलेट या फिर बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे सही आंसर है सोडियम सैलिसिलेट। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या होता है कि जब हम सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ट्रीट करते हैं, जैसे कि 400 केल्विन या 4 to 7 एटमॉस्फेयर, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और उस पर इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन जो है वो अटैक करती है, स्पेसिफिकली ऑर्थो पोजिशन पर। ठीक है, जिससे हमें एक इंटरमीडिएट बनता है जो फिर रीअरेंज होके हमें फाइनल प्रोडक्ट देता है, जो कि है सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर होगा, सोडियम सैलिसिलेट होगा। और यहाँ पे CO2 क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और इस पे जो बेंजीन रिच हमारे पास स्पीशीज है, ये उस पे अटैक करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपको उस रिएक्शन का नाम बताना है जहाँ पे आप फिनॉल को हीट करते हो CHCl3 और NaOH के साथ, जो सैलिसिल एल्डिहाइड देता है। तो ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइमर-टीमैन होगा, क्लेजन होगा, कैनिजारो होगा या फिर हेल्वोल्हर-जेलिंस्की होगा। बताओ A, B, C या D। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, जो कि है राइमर-टीमैन रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, राइमर-टीमैन रिएक्शन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, मतलब OH, और इस ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाता है, एक CHO ग्रुप आ जाता है और साथ ही में 3 NaCl प्लस 3 H2O। तो ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, राइमर-टीमैन रिएक्शन, जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या जब हम फिनॉल को हीट करते हैं सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ KBr और KBRO3 के साथ, तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होता है।
2 ब्रोमोफिनॉल, 3 ब्रोमोफिनॉल, 4 ब्रोमोफिनॉल या फिर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका सही आंसर क्या है, डी, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो सोल्यूशन देखो क्या होता है कि Br2 एक रिडॉक्स रिएक्शन से बनता है। ठीक है, स्पेसिफिकली एसिडिक मीडियम में ब्रोमेट आयंस BrO3 ब्रोमाइड आयंस के साथ रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर ब्रोमीन बनाते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस, ये देते हैं 3Br2 प्लस 3H2। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या बना, ब्रोमीन बना। ठीक है, अब ये जो ब्रोमीन है अब ये अटैक करेगा फिनॉल पे। ठीक है, तो फिनॉल में OH ग्रुप जो होता है वो एक स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसका मतलब ये है कि ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काफी बढ़ाता है, जिससे ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करते हैं। मतलब क्योंकि अब क्या हो गया, देखो OH ग्रुप जो है वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, उसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, तो वो अपने लोन पेयर से रिंग को क्या देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। ठीक है, प्लस R इफेक्ट से। तो अब बेंजीन रिंग जो है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये सक्सेप्टेबल होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लविंग है वो इस बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। ठीक है, कौन कौन सी पोजीशंस पे करता है, देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। जब आप OH ग्रुप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो आप देखोगे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे आता है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इन पोजीशंस पे बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आता है वो इन पोजीशंस पे अटैक करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे होती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये रिएक्शन इतनी फास्ट और रिंग इतनी एक्टिवेटेड होती है, इसीलिए इस केस में क्या होता है कि तीनों पोजीशंस जो है वो सब्स्टिट्यूटेड हो जाती हैं और हमें क्या मिलता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, तो देखो जब हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो यहाँ पे क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है। अब जो फिनॉक्साइड आयन होता है ना बहुत ही हाईली एक्टिवेटिंग होता है, फिनॉल से भी ज्यादा, तो इसीलिए इन तीनों पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। ठीक है, और हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का येलोइश व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है और साथ ही में 3HBr। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ये बताना है कि जब आप फिनॉल को हीट करते हो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो प्रोडक्ट जो है वो पिंक कलर देता है एल्कली के साथ। क्या प्रोडक्ट होगा, और वो प्रोडक्ट जो है आपको हिंट दिया है, वो पिंक कलर देता है एल्कली के साथ। फिनोप्थिलीन, बैकेलाइट, सैलिसिलिक एसिड या फिर फ्लोरोसीन। तो यहाँ पे देखो सही आंसर क्या होगा, फिनोप्थिलीन सही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब हम फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये रिएक्शन हमें फिनोप्थिलीन देता है, जो कि एक वेल नोन एसिड बेस इंडिकेटर है जो एल्कली या बेस के साथ कैरेक्टरिस्टिक पिंक कलर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि आपके पास क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड है और ये रिएक्ट करता है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल के साथ। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को कैटलिस्ट के रूप में और यूज किया जाता है, और जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है और दो फिनॉल रिंग्स थैलिक एनहाइड्राइड डेरिवेटिव के सेंट्रल कार्बन से जुड़ जाती हैं, जिससे हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, फिनोप्थिलीन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि आपको उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताना है जो ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव देता है जब आप उसको ट्रीट करते हो ब्रोमीन वाटर के साथ। तो आपको एक 4 स्ट्रक्चर्स दिए हैं, इसमें देखो बस OH की पोजीशन डिफरेंट है। यहाँ पे OH कहाँ पे है, इससे मेटा पे है, यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे ये ऑर्थो पे है और यहाँ पे कहाँ है, ये पैरा पे है। सॉरी, यहाँ पे ये पैरा पे है और यहाँ पे C वाले में ऑर्थो पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, यहाँ पे देखो सोल्यूशन क्या होगा। अब OH जैसा कि मैंने बताया था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर ग्रुप है, तो एक एक्वा सोल्यूशन में ये और भी ज्यादा एक्टिवेटिंग फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ठीक है, तो ये O- आयन बनाएगा जो और भी ज्यादा हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो इसके रिजल्ट में OH ग्रुप के रिलेटिव सभी अवेलेबल ऑर्थो और पैरा पोजीशंस जो है वो ब्रोमिनेट हो जाती हैं, जिससे ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब हमारे पास यहाँ पे मेटाक्रिसॉल है तो
मेटाक्रिसॉल है यहाँ पे, जब आप इसको ट्रीट करोगे ब्रोमीन H2O के साथ, तो यहाँ पे जितनी भी ऑर्थो और पैरा पोजिशंस है वो क्या हो जाती है, भर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी Br आ गया, यहाँ पे भी Br आ गया और यहाँ पे भी Br आ गया। ठीक है, और साथ ही जब हम इस ऑर्थोक्रिसॉल के साथ देखते हैं, ऑर्थोक्रिसॉल के साथ जिसमें हमें क्या मिलता है, डाइब्रोमो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक इस जगह ब्रोमीन आ जाता है और यहाँ पे एक इस जगह ब्रोमीन आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरानाइट्रोफिनॉल को ट्रीट करा जाता है NaHCO3 के साथ, तो कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं, SO2 NO2, SO2 NO, SO2 CO या फिर CO2 CO2। तो आपको बताना है कौन सी गैसेस यहाँ पे रिलीज होंगी। तो यहाँ पे देखो जो गैस रिलीज होती है वो है CO2 और CO2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि दोनों बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरानाइट्रोफिनॉल कार्बोनिक एसिड जो है, पैरानाइट्रोफिनॉल जो है वो कार्बोनिक एसिड H2CO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। ठीक है, जो H2O और CO2 से बनता है। अपनी ज्यादा एसिडिटी के कारण वो एक वीक बेस जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर सकते हैं कार्बोनिक एसिड को डिस्प्लेस करने के लिए और उसे डीकम्पोज करवाने के लिए, जिससे क्या होता है, CO2 गैस बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिएक्शन है कि NaHCO3 से एक बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस स्ट्रॉन्गर एसिड से एक प्रोटॉन H+ एक्सेप्ट करता है, जिससे वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिबरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, तो हमारे पास ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, जब ये NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या देता है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनता है और साथ ही क्या होता है, CO2 गैस जो है वो लिबरेट करती है। ठीक है, वहीं पे देखो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनॉल की, तो जब ये NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या देता है, पैरानाइट्रोफिनोलेट का सोडियम सॉल्ट बनाता है और साथ ही क्या होती है, CO2 गैस रिलीज होती है। तो दोनों ही केसेस में कौन सी गैस मिल रही है, CO2 गैस मिल रही है, जो कंफर्म करती है कि दोनों इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि जब फिनॉल रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद बेंजोइल क्लोराइड, जिससे हमें फिनाइल बेंजोएट मिलता है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, क्लेजन, कॉटन बर्मैन, राइमर-टेमन या फिर गेटरमैन कोच। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, नेम रिएक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सही आंसर है स्कॉटन बर्मैन रिएक्शन। ठीक है, तो फिनॉल और बेंजोइल क्लोराइड के बीच की रिएक्शन एक खास एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है। ये फिनाइल बेंजोलेट प्रोड्यूस करता है और एक नेम्ड रिएक्शन है जिसे हम स्कॉटन बर्मैन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, फिनॉल और यहाँ पे क्या है, बेंजोइल क्लोराइड के जब हम इसके साथ इसको रिएक्ट करते हैं, ठीक है, आमतौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे बेस की प्रेजेंस में, ठीक है, रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो हमें एस्टर जो कि फिनाइल बेंजोएट है वो इस केस में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपको अरे मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, सारी नेम रिएक्शंस है, कोल्बे, राइमर-टीमन, कन्वर्जन टू 2 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन या फिर विलियमसन सिंथेसिस। तो आपको यहाँ पे अरेंज करना है कि A B C D में से सही कॉलम 2 में क्या होगा, है ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A। सबसे पहले बात करते हैं कोल्बे रिएक्शन की। तो कोल्बे रिएक्शन उस रिएक्शन का नाम है जो फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके। अभी अभी हमने देखा था, है ना, कि फिनॉल को जब हम रिएक्ट करते हैं CO2 के साथ, जो एज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, तो हमें उस केस में क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड मिलता है। यह है कोल्बेज रिएक्शन। दूसरी है राइमर-टीमन रिएक्शन। ठीक है, ये प्रोसेस है जिसमें फिनॉल का ऑर्थोफॉर्माइलेशन क्लोरोफॉर्म और एक बेस का यूज करके होता है। तो ये रिएक्शन स्पेसिफिकली सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में कन्वर्शन, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो गर्म कॉपर को एक कैटलिस्ट के रूप में यूज करके हम अचीव करते हैं। ठीक है, तो जब हमें 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन बनाना है तो हम उसे Cu एज अ कॉपर को एज अ कैटलिस्ट यूज करके हम इसको अचीव करते हैं। और नेक्स्ट क्या है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। एक रिएक्शन है जो अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए यूज होती है। ये ईथर्स को सिंथेसाइज करने के लिए एक बहुत वर्साटाइल मेथड है। ठीक है, तो ज्यादा स्पेसिफिकली विलियमसन सिंथेसिस में एक अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एक सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होता है और ईथर प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन बताना है इसमें से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा।
तो यहाँ पे देखो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या ऊपर CH2OH और नीचे क्या है, नीचे OH है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे कंपाउंड की रिएक्शन जिसमें दोनों एक फिनोलिक OH और एक बेंजाइलिक OH ग्रुप हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ हीट करा जा रहा है। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है उसमें बेंजाइलिक अल्कोहल ग्रुप एल्काइल क्लोराइड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जबकि फिनोलिक OH जो है वो यहाँ पे अनचेंज रहता है। फिनोलिक OH चेंज नहीं होता, ये CH2OH वाला ग्रुप जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ एलिफैटिक OH ग्रुप HCl क्लोराइड आयन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो फिनोलिक OH ग्रुप जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है इन कंडीशंस में रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस रिएक्टिविटी में डिफरेंस का कारण यही है कि फिनॉल में CO बॉन्ड बेंजीन रिंग के साथ जो है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। तो ये स्टेबलाइजेशन बॉन्ड को पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देता है, जिससे बेंजाइलिक अल्कोहल में सिंगल CO बॉन्ड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उसको तोड़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के लोन पे ऐसे रेजोनेंस से पार्टिसिपेट लेंगे तो कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो बॉन्ड छोटा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कंपेयर टू सिंगल CO बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा जब फिनॉल को ट्रीट करोगे ब्रोमीन वाटर के साथ। तो ये तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है ना। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल मिलता है, क्योंकि यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनता है जो हाईली एक्टिवेटेड होता है। तो तीनों जगह ये सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, मतलब 2 ऑर्थो पोजिशन पे और एक पैरा पोजिशन पे। तो हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल जो है वो इस केस में मिल जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।